असहयोग आंदोलन 1920 की चर्चा करेंगे। ऐसी क्या वजह रही कि महात्मा गांधी जी जो अंग्रेजों के सहयोगी थे असहयोगी बन गए। तो आज उन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिन परिस्थितियों ने गांधी जी को असहयोगी बना दिया। प्रारंभ में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति अपनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की थी। अतः भारत ने लगभग 10 लाख सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा और युद्ध सहायता कोष में लगभग 10 करोड़ रुपए दिए। अतः युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार को प्रदान किए गए सहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। परंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार के विश्वासघातों, उसकी दमनकारी नीति और भारतीय भावनाओं के प्रति उसकी उदासीनता ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। इनकी बहुत सारे कारण, बहुत सारी परिस्थितियां थी। जैसे उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहाँ की भारत की स्थिति काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा, यहाँ महंगाई बढ़ गई थी, जीवन निर्वाह कठिन हो गया था, तो यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। साथ ही साथ जो अकाल और महामारी थी, 1917 में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, जो है रोग फैल गए, फ्लैग, इन्फ्लुएंजा, काफ़ी लोगों की मौत हो गई और इसमें सरकार द्वारा कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए। रोलट एक्ट 1919 के सुधारों से निराशा। रोलट एक्ट एवं पंजाब के अत्याचारों ने युद्धकालीन ब्रिटिश वादों को झूठा साबित किया। रोलट एक्ट में बिना किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कभी भी सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। यह जो कानून था काला कानून के नाम से जाना गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये जो कानून बनाया गया था, इससे भी लोगों में काफ़ी निराशा थी और इसके खिलाफ काफ़ी दमनकारी जो है कानून बनाए गए, लोगों को जगह जगह गिरफ्तार किया गया। 1919 के सुधारों से निराशा। लोगों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अच्छे सुधार देगी, क्योंकि भारतीयों ने सहयोग किया था, लेकिन ये इस सुधारों से लोगों को यहाँ निराशा ही हाथ में लगी। देश शासन जो प्रणाली थी मार्टिन चेम्सफोर्ड की, उससे काफ़ी असंतोष हुआ। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों के सहयोग प्राप्ति हेतु अंग्रेजों ने तुर्की के जो प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, वो बाद में मुकर गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, जो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जब निर्दोष लोगों को जनरल डायर के द्वारा गोलियों से भून दिया गया, इससे भी जो गांधी जी जो सहयोगी थे वो असहयोगी बन गए। साथ ही साथ उन लोगों को बाद में उम्मीद थी, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से कमेटी दोषियों के लिए बिठाई गई थी और सरकार की तरफ से भी बिठाई गई थी, तो दोषियों को सजा मिलेगी, जनता को ऐसी उम्मीद थी। लेकिन हंटर कमेटी की जो जांच थी वो भेदभावपूर्ण थी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर को जो कारनामे थे उसको उचित करार दिया गया था। इन सब वजहों से भी गांधी जी को काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने मजदूर, दस्तकार, मध्यम वर्गीय सभी को परेशान कर दिया था। ये सारी वजह रही जो गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बनाने की। कांग्रेस द्वारा असहयोग प्रस्ताव के जो आंदोलन के प्रस्ताव उसको स्वीकार करना, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का विचार करने के लिए सितंबर 1920 की बात करेंगे। यहाँ कोलकाता में महासमिति का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और इसमें जो गांधी जी को कहा गया कि भारत के लोगों के पास अब उनके सिवाय कोई चारा नहीं कि वे महात्मा गांधी द्वारा बताए गए प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को स्वीकार करें और तब तक आंदोलन चलाएं जब तक ऊपर कई गलतियां ठीक न हो जाए और स्वराज्य की स्थापना न हो जाए। पंडित मोतीलाल नेहरू, अली बंधुओं आदि ने गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया, परंतु देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है, और इस दिसंबर जो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, इसमें 20,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें गांधी जी का प्रस्ताव पुनः भारी मत से स्वीकृत हुआ और इसमें चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जैसे अन्य नेताओं ने भी अपना जो विरोध किया था उसको वापस ले लिया और अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक आंदोलन करने के अधिकार प्रदान किए गए। हम इसके असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया गया। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग किया जाए। मनोनीत सदस्य स्थानीय संस्थाओं से त्यागपत्र दें।
सरकारी दरबारों, उत्सवों तथा स्वागत समारोह में शामिल हुआ जाए। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। जो है सरकारी दरबारों, उत्सवों और स्वागत समारोह में शामिल न हुआ जाए। यहाँ न आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। सरकारी न्यायालय का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार एवं स्वदेशी माल का प्रयोग किया जाए। सैनिकों, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं नहीं दी जाए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाए। इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यक्रम भी अपनाए गए, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। रचनात्मक कार्यक्रम में शराब का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना करना, पारस्परिक झगड़ों को सुलझाने के लिए जनता की पंचायतों की स्थापना करना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, हाथकरघा एवं बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और अस्पष्टता उन्मूलन करना, ये सारे रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल किए जाए। असहयोग आंदोलन की अगर हम प्रगति की बात करें तो गांधी जी की जो अपील पे स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गांधी जी ने अपनी जो केसरे हिंद की जो उपाधि थी उसको भी वापस दे दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी वापस दे दिया। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और आंदोलन में भाग लिया। सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों की सहायता के लिए 1 लाख रुपया दिया जिन्होंने अपनी वकालत कर आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार इसमें हिंदू मुस्लिम नेताओं ने बड़े जोर शोर से भाग लिया। राष्ट्रवादियों ने व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया, जो काफी सफल रहा। कोई भी कांग्रेसी विधानमंडलों के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ और मतदान केंद्रों पर बहुत थोड़े लोग ही गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया। स्वदेशी का पूरे जोश के साथ प्रचार किया गया। चरखा कातना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया और चरखा जो है चिन्ह बन गया। 1921 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर देशवासियों ने स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है जो धन दिया और कांग्रेस द्वारा 30 लाख स्वयंसेवकों की सूची तैयार की गई और 20 लाख चरखे तैयार किए गए। लेकिन सरकार चुप नहीं रहने वाली थी। उसने भी सरकार की जो दमनकारी नीति थी, असहयोग की बढ़ती हुई प्रगति ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया। उसने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक उपायों का सहारा लिया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया। आंदोलन के प्रमुख नेताओं को उसने गिरफ्तार किया, जिसमें अली बंधु, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस आदि जो प्रमुख नेता थे वो बंदी बना लिए गए। 4 मार्च 1921 को ननकाना में सिखों की एक सभा पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 70 व्यक्ति मारे गए। 17 अप्रैल 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जब बंबई पहुंचे तथा कांग्रेस के निश्चय के अनुसार बंबई में उनका स्वागत हड़ताल तथा बहिष्कार से किया गया। जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इस दिन बंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करने वाले और बहिष्कार करने वालों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस की गोलियों से अनेक व्यक्ति मारे गए। गांधी जी ने इस घटना पर प्रायश्चित के तौर पे 5 दिन का उपवास किया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र जारी रखा। अनेक स्थानों पर लोगों पर लाठियां चलाई, गोली वर्षा की। 1921 तक लगभग 60,000 व्यक्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया। अहमदाबाद अधिवेशन दिसंबर 1921 कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को तेज करने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इसके लिए महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी करने का सर्वाधिकार दिया गया। जनवरी 1922 में कांग्रेस और सरकार के बीच में समझौते के लिए सर्वदल सम्मेलन के रूप में प्रयत्न किए गए, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वायसराय को चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर दमन नीति का परित्याग नहीं किया गया तो वह बारडोली और गुंटूर में
सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, परंतु दुर्भाग्य से सप्ताह समाप्त होने से पूर्व ही चोरा चोरी कांड हो गया, जिसने असहयोग आंदोलन को ही स्थगित करवा दिया गया। चोरा चोरी कांड और असहयोग आंदोलन का अंत। जब असहयोग आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, उस समय चोरी चोरा की हिंसक घटना ने संपूर्ण स्थिति को ही बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को हिंसक घटना ने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक गांव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कांग्रेस की ओर से एक विशाल जुलूस निकाला गया और पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, जिसमें सत्याग्रहियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इससे सत्याग्रहियों ने उत्तेजित होकर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसमें एक थानेदार और 21 सिपाही आग में जीवित जलकर मर गए और इस घटना से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए 22 फरवरी 1922 को स्थान बता रहे हैं आपको, और बारदोली में 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें गांधी जी के द्वारा चोरा चोरी घटना के आधार पर आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया। उसमें एक रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध और पंचायतें संगठित करना सम्मिलित था। असहयोग आंदोलन जो बंद किया गया, उसकी वजह से गांधी जी की काफ़ी आलोचना की जाती है और जगह जगह पे उनकी आलोचना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने आंदोलन स्थगित करने के निर्णय के प्रति असंतोष जताया। गांधी जी को पत्र लिखे गए और कहा गया कि एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक उसी समय जबकि जनता का उत्साह जो था चरम पे था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। काफ़ी लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आंदोलन केवल चोरा चोरी के कारण स्थगित नहीं किया गया, वरन वास्तविकता ये थी कि हालांकि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था और ये बड़ी प्रगति कर रहा था, परंतु आंदोलन जो है अंदर से छिन्न भिन्न हो रहा था। यदि आंदोलन स्थगित नहीं किया जाता तो सरकार के द्वारा खूनी पद्धति से आंदोलन का अंत कर दिया जाता और आतंक का एक ऐसा राज स्थापित होता जो जनता के उत्साह को समाप्त ही कर देता। इस प्रकार कुछ नेताओं ने गांधी जी का पक्ष भी लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी के प्रति असंतोष की लहर का लाभ उठाकर 4 मार्च 1922 को सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर 18 मार्च 1922 को सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, क्योंकि इस समय सरकार ने उनका असंतोष का लाभ उठाया। अब हम बात करेंगे इस असहयोग आंदोलन की दुर्बलताओं की। राजनीति में धर्म का समावेश। इस असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन और को मिला लेना एक तरह से असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। गांधी जी ने राजनीति में धर्म का समावेश कर दिया था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम सहयोग को बढ़ाने के राजनीति में धर्म का समावेश किया था, परंतु इसका दूरगामी परिणाम हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को लाभ न मिलना। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत 1922 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया, लेकिन इसको कोई भी लाभ नहीं मिला। अतः विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस जो है वह विधानमंडलों में नहीं जा सके। जन आकांक्षाओं की पूर्ति, ये जो आंदोलन था जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन केवल अविवेकपूर्ण वरन बालक सुहृदय भी था। अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य। जब आंदोलन अपने चरम पे था उस समय आंदोलन को अचानक स्थगित कर देना एक तरह से अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। यदि यह आंदोलन कुछ समय तक और चलता तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ समझौता अवश्य करना पड़ता। मुस्लिमों में असंतोष। आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने से मुसलमानों में असंतोष हुआ और मुस्लिम लीग ने प्रचार किया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मुस्लिमों को मूर्ख बनाया है। इससे मुसलमान हिंदुओं के प्रति विरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए।
लेकिन इस आंदोलन की काफ़ी खूबियाँ भी रही, काफ़ी उपलब्धियाँ भी रही, इसका महत्व काफ़ी रहा, उसकी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को पहली बार एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया गया और पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, अब वह जन आंदोलन बन गया। इसमें काफ़ी किसानों ने, मजदूरों ने और बड़ी संख्या में जन साधारण ने भाग लिया। जनता का निर्भीक होना, असहयोग आंदोलन ने साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की। वो जेलों में जाने से अब नहीं घबराती थी। भविष्य के जन आंदोलनों की इस आंदोलन के द्वारा भविष्य के जन आंदोलन की नींव रखी गई। 1919 के सुधारों को उदारता पूर्वक कार्यान्वित करना। असहयोग आंदोलन का एक लाभ ये भी हुआ कि जब तक ये आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने 1919 के सुधारों को उदारता पूर्वक कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह से सहयोग दिया। स्वराज्य की मांग को प्रोत्साहन, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। अब लोग स्वराज्य प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो गए। अब स्वराज्य प्राप्त करना लोगों का प्रमुख उद्देश्य बन गया और स्वराज्य का संदेश घर घर तक पहुंचने लगा। इस आंदोलन से रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिला। खादी, चरखा काटना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के बल पर बल दिया गया। इससे देश को बड़ा भारी लाभ हुआ। स्वदेशी का प्रचार, असहयोग आंदोलन के दौरान संपूर्ण देश में स्वदेशी का पूरे जोश के साथ प्रचार किया गया। हजारों चरखे तैयार किए गए तथा हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम मिला। स्वदेशी के प्रचार के फलस्वरूप देश के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में लिखा है कि 1921 के वर्ष ने देश को निसंदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और वह भी मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसके संगठन में अनेक परिवर्तन किए। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे। एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया। खादी सब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। अगले जो वीडियो है हम उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।